सो हेलो फ्रेंड्स, इन आर लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड वेक्टर्स। उसके अंदर मैंने क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने डिस्कस किए थे। उसमें फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं, दैट इज़ एक जो चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, दैट इज़ ज़ीरो रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कब ज़ीरो होगा? आपने देखा था जो ट्राइंगल लॉ था, है ना, या आपका पैरेललोग्राम लॉ था, उसमें वेक्टर्स दो तो एक डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे, लेकिन जो रिजल्टेंट था वो उनका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, जो दोनों वेक्टर के सम के बराबर, ऑफ कोर्स दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होता है। लेकिन अब आप देखेंगे ये तीनों के तीनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनका कोई नेट रिजल्टेंट नहीं होता। इस केस में इसे हम लोग जीरो रिजल्टेंट केस बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम क्या कहती है आपको? इट स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। यानी कि कहीं किसी पॉइंट पे अगर तीन फोर्स एक्ट कर रही हैं और तीनों इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? जब उनका नेट रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। जो यहाँ हमने रिजल्टेंट ज़ीरो की कंडीशन देखी थी ना, जब इस तरह का केस होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि नेट फोर्स उस पर कोई एक्ट नहीं करी, ज़ीरो रिजल्टेंट है उनका, ठीक। तो इसी केस के अंदर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, एज इट दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो हर फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी? जो उसकी अपोजिट टू फोर्सेस के बीच का एंगल होगा। जैसे बी है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द बीटा, और जो सी है अपोजिट दो के बीच का एंगल, दैट इज गामा। सो हमारे पास लेमिस थ्योरम से जो रिलेशन निकल के आया वो क्या है? ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गामा, ठीक। अब कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की हमारे पास कि देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज जीरो। आपको पता है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट या मोशन करने के लिए हमें किसी ना किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। अगर रिजल्टेंट के केस में आपके पास फोर्स ही ज़ीरो है, फोर्स ही नहीं है, तो आपका नेट मोशन क्या होगा? ज़ीरो होगा मोशन, ठीक। तो वही ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट इज कोई रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा, ऑफकोर्स ना तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन होगा और ना ही कोई रोटेशनल मोशन होगा, क्योंकि इसमें टॉ ज़ीरो होगा। देर इज़ अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जो आपका मटेरियल है जब वो मूव ही नहीं कर रहा, आपका ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्टेबल है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की केस कब होती है? जब आपका जो स्टेबल पोजीशन के अंदर आपका पार्टिकल होता है। अब हमारे पास कुछ फैक्ट है अबाउट वेक्टर एडिशन। अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? जो वेक्टर एडिशन है आपकी, इट इज़ कॉम्यूटेटिव इन नेचर है, यानी कि ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू एंड मस्ट इक्वल टू, यू कैन से, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। So vector of the same nature, second point is that vector of the same nature alone can be added. ऐसा नहीं है कि आप फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर में ऐड कर दोगे, ऐसा नहीं है। सेम चीज़, सेम ही वेक्टर है, उसी की जो मैग्नीट्यूड है वो मतलब ऐड होगा। अगर मान लीजिए फोर्सेस दी गई हैं, हाँ, 2 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन है या 3 न्यूटन है, कुछ भी है, तो आप इन सबको ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बीच में कोई वेलोसिटी दी गई है आपको, ठीक, कि 3 मीटर पर सेकेंड, उसको आप न्यूटन के साथ ऐड नहीं करोगे। सिमिलर जो सी है फोर्सेस या सिमिलर वेक्टर्स को ही आप ऐड करोगे। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ भी ओबे करती है, ठीक। नेक्स्ट है वेक्टर सब्सट्रैक्शन पे हम लोग आते हैं कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करती और ना ही एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टिकल इज कोलाइडिंग विद अ वॉल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वॉल। ऐसे कि आपकी अगर वॉल है ये, तो जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है ऐसे, तो उस केस में विद मोमेंटम p1 और फिर बाद में रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है विद मोमेंटम p2, तो नेट चेंज इन मोमेंटम क्या होगा उसका? ठीक है, p1 माइनस p2 होगा या p2 माइनस p1 होगा आपका जो नेट चेंज होगा मोमेंटम का, जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम दोनों का सेम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? वो ऐड हो जाएंगे चेंज इन मोमेंटम केस में, क्योंकि डायरेक्शन भी कंसीडर करके चलेंगे ना। अगर आपका p1 p2 दोनों इक्वल हैं और इसे आपने क्या मान लिया? p मान लिया। इसी तरह जो आपका p2 है वो भी क्या है? प्लस p है। और जो p1 था आपका अपोजिट डायरेक्शन में माइनस p है, लेकिन जब आप इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो एक माइनस इसका हो जाएगा, एक इस बीच का डिफरेंस हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। तो ये हमारे प्लस 2p आ जाएगा। This situation is like this: p vector minus of p vector. This is p plus p, and hence it comes out to be 2p.
तो दिस इज ऑल इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपको उसके सिंबल, उसके साइन का ध्यान रखना होता है, डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो। ठीक, अब आपके पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि लेट अ पार्टिकल बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट रेडियस एंड अ कांस्टेंट स्पीड v। ठीक, टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन हाफ ऑफ द सर्कल इज कंप्लीटेड। देखिए, अगर आप हाफ ऑफ द सर्कल को कंप्लीट करके चलते हैं तो आप मान लीजिए v2 से चले थे, जो आपकी पॉजिटिव v है। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन पता करनी हो वेलोसिटी की तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू द सर्कल। तो ये देखिए, ये पहले पॉजिटिव थी, जब आप हाफ सर्कल यहाँ कंप्लीट हुआ आपका, मान लीजिए लेट इट बी ए है, लेट इट बी बी, तो आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड उसमें होगी। अगर अब मैं चेंज निकालना चाहूँ तो कैसे आएगा मेरा v2 माइनस वी1। तो v2 क्या है मेरी, पॉजिटिव v, माइनस v1 कितनी है, माइनस v, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फाइनली जो मेरी डेल्टा v आएगी वो कितनी आएगी, 2v आएगी। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मूव ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड। एक पार्टिकल है जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा था विद सम वेलोसिटी v, फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और किस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, उसने ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, दिस डायरेक्शन। टू फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो हमें क्या निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट पता करेंगे हम लोग। तो ये क्या है, पहले ये ऊपर थी, डायरेक्ट इनिशियल डायरेक्शन इसके ऊपर थी, इसी को अगर मैं डाउनवर्ड उसमें लेना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, जस्ट बाय ऑल्टरिंग द साइन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगी, माइनस v1 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये v2 इसकी फाइनल डायरेक्शन थी, बाद में ये ईस्टवर्ड चलना शुरू कर दिया था। तो इन दोनों के बीच का मैं रिजल्टेंट निकाल लूँ तो मैं चेंज पता चल सकता है मुझे। ठीक, तो रिजल्टेंट डेल्टा v आएगा, वो कितना आएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द दीज टू वेक्टर, दैट इज 90 डिग्री। एंड फाइनली जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा v की वैल्यू v अंडर द रूट t। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, tan बीटा भी निकाल सकते हैं हम लोग। tan बीटा क्या होगा, अगर हम निकाले तो वो होगा v1 मैग्नीट्यूड अपॉन v2 मैग्नीट्यूड, दैट इज, क्योंकि ये क्या है, ये जितना है वो इतना ही होगा, v1 ही होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका वो निकाल सकते हैं tan बीटा, और एन बीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। तो इससे हमें 45 डिग्री पे इसकी डायरेक्शन होगी, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये आएगा। अब आती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर। ठीक, ये हम कैसे निकालते हैं, देखिए, लेट टू ऑब्जेक्ट बी मूविंग इन अ प्लेन एंड थीटा बी द, let two object be moving in a plane and theta be the angle between the direction of the motion of the two objects A and B as shown। A और B दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वेक्टर विद वेलोसिटी v एंड vb, और थीटा इनके बीच का जो सा है वो क्या है, एंगल है। तो अब va किससे डिपिक्ट हो रहा है, हमारा OQ से, और vb को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, OP। नाउ हमें टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू द B, सुपर इम्पोज वेलोसिटी माइनस vb, यानी इसी कंपोनेंट को इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन मुझे रिप्रेजेंट करना है vb से। अब इनके बीच का जो होगा मुझे क्या बताएगा, वो रिजल्टेंट डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो यही मेरी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी a विद रिस्पेक्ट टू द b। तो मैंने यहाँ भी यही किया, हम सुपर इम्पोज करेंगे vb को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर अलोंग ओ पी डैश, जो क्या आएगा मेरे पास माइनस vb, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट टू वी बी है, इसीलिए इसे डिपिक्ट करने के लिए हमने माइनस का साइन यहाँ लगाया। ठीक, अब ये वी बी हो गया, अब हम इसको भूल जाएंगे, हम डील करेंगे इन दोनों के साथ, वी ए हो गया ये मेरा, और ये मेरा वी बी हो गया। अब इनके जो बीच का रिजल्टेंट होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था अंडर द रूट वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर प्लस 2va/vb कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द डीज टू, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये पूरा कितना था, 180 था स्ट्रेट लाइन पे, थीटा इसमें से निकल गया तो ये कितना रह गया, 180 माइनस थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ क्या निकाला है, हम लोगों ने ट्राइंगल पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे इसका, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो दो, ये एक तरह से पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, यू कैन सी दैट। तो वही जो स्टेटमेंट पैरेललोग्राम लॉ की थी कि if the vector is represented by the two adjacent side of the parallelogram then their resultant is given by the diagonal drawn from the same point। अगर ये दो साइड्स हैं वेक्टर्स की तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, OR होगा। तो वही हमारे पास जो आ रहा था। ठीक,
कोस 180 माइनस थीटा, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक, अब हमें पता है कि वी ए बी मेक्स, ये तो हो गया हमारा रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड में आंसर आ गया जो था वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस वाज इन मैग्नीट्यूड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन एज वेल विच विल बी गिवन बाय द tan बीटा। लेट वी ए बी मेक्स एन एंगल बीटा इन द डायरेक्शन ऑफ वी ए। उस केस के अंदर जो हमारा tan बीटा होगा वो क्या होगा, वी बी साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, एंड क्यों, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए और बी की जगह अब क्या आ गए, वी ए एंड वी बी आ गए, वही सेम रिलेशन पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, tan बीटा का रिलेशन आ जाएगा। तो ये हमारी क्या, हमने कभी क्या निकाली है अभी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, जिसमें हमने क्या किया था, सुपर इम्पोज किया था एक वेक्टर को दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर दूसरी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ही लेफ्ट साइड में ही हम लोगों ने ये सारा पैरेललोग्राम लो लगा करके कैलकुलेट किया। नेक्स्ट आता है, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट एप्लीकेशन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रेन, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ठीक, कंसीडर एन मैन वॉकिंग विद द वेलोसिटी, वी एम की वेलोसिटी से कोई भी मैन चल रहा है और जो आपकी रेन है उसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। लेट द रेन बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी वी आर, जो आपकी रेन है वो क्या कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है विद द वेलोसिटी वी आर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। तो अब हम सेम क्या करेंगे, वही वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो उसके लिए हम लोग वी एम को अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको सुपर इम्पोज करेंगे अलॉन्ग ओ सी, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट नेगेटिव हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में जो ये मैग्नीट्यूड है हमारा वी आर एम, इट विल गिव यू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ठीक, तो वो हम लोग निकालेंगे, इट कम्स आउट टू बी दिस वन, एज cos 90 वॉज द डायरेक्शन इन बिटवीन द बोथ। cos 90 कितना होता है आपका 0 डिग्री होता है, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वेयर प्लस वी एम स्क्वेयर का अंडर द रूट। सेम वही जो आपका वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था रिजल्टेंट निकालने का, वही चल रहा है। लेट थीटा बी द एंगल विच वी आर एम मेक्स इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी वी आर एम मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ वी आर, वर्टिकल डायरेक्शन में जो बना रहा है। तो उसके लिए tan थीटा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज बी डी अपॉन ओ बी, बी डी अपॉन ओ बी आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, और जो थीटा की वैल्यू आपके पास फाइनली आएगी वो कितनी आएगी, tan इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। तो ये डायरेक्शन होगी आपकी। इससे पता लगता है कि जो इफ अ मैन वांट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, ही शुड होल्ड दिस अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, अगर एक इंसान अपने आप को रेन से बचाने की कोशिश कर रहा है तो उसे अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में पकड़नी चाहिए, सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। सो इससे पता लगता है हैंस अम्ब्रेला शुड मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, दैट इज tan इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा कि हम थोड़ा सा टिल्ट करके अम्ब्रेला को इस तरह से पकड़ते हैं, सो दिस इज द रीज़न बिहाइंड दैट। अब आता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है, और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती उसकी। अब एग्जाम्पल क्या है जीरो वेक्टर के, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज अ जीरो वेक्टर। ऑब्वियस है, एक चीज़ जो स्टेशनरी है, स्टेबल है एक ही जगह पे, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालोगे आप, जब वो पोजीशन ही नहीं चेंज कर रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस केस में वो तो जीरो ही होगा वेलोसिटी वेक्टर। नेक्स्ट इज कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यानी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, उस केस के अंदर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्वाइट ऑब्वियस। वही चीज़ है कि आप एक्सेलरेशन किसको मानते हो, चेंज इन वेलोसिटी को। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होने का सवाल ही नहीं उठता, विच मीन्स ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो उसे हम जीरो वेक्टर कंसीडर करके चलेंगे। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ओवर एन आर्बिट्रेरी इंटरवल ऑफ टाइम इज अ जीरो वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज अ जीरो वेक्टर। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। किसी भी चीज़ का जब हम पोजीशन वेक्टर बताते हैं तो हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन उसकी पोजीशन कहाँ है ये पता लगती है ना, ये होता है ओरिजिन है, ये पार्टिकल ए, ठीक, तो ये ओ ए क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है
है ना, और ये ओरिजिन से चलता है। अगर कोई पार्टिकल आपका ओरिजिन पे ही पड़ा है तो उसका कैसे पोजीशन वेक्टर बताओगे आप, तो वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है नल वेक्टर की, कुछ भी ऐड करो इसमें वही वेक्टर सेम मिलता है, सब्ट्रैक्ट करो वही मिलता है, और किसी रियल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो मिलेगा। वही अगर आप देखें तो नल वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो हमारी ज़ीरो शो करती है वो सेम वही चीज़ शो कर रही है। देखिए n1 एंड n2 आर टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर अगर मैं ले लूँ और दोनों अनइक्वल हो, उस केस के अंदर जो मेरा रिलेशन है वो ये होल्ड करता है, एन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू n2 बी वेक्टर। इफ ये तभी होल्ड करेगा इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर एंड आर नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब हमने जो अभी हमने रिजल्टेंट निकाला था, हमने क्या किया था, दो वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट बताया था किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, यानी दो वेक्टर को जोड़ करके एक वेक्टर बनाया था जो क्या करेगा, वही काम करेगा जो दो वेक्टर अकेले अकेले कर रहे थे, वो अकेला मिलके वो दोनों का काम कर रहा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन which together will produce the same effect as is produced by the single vector alone। तो पता लगी कि आपको ये जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द रिजल्टेंट है एक तरह से, ठीक है। द वेक्टर इनटू विच सिंगल वेक्टर इज स्प्लिट इनटू, एक वेक्टर को जितने भागों में हम लोग तोड़ते हैं, जितने पार्ट्स में तोड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। यानी एक वेक्टर को डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है जिसे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशन, रिजोल्यूशन अगर वेक्टर की, अगर मान लीजिए मुझे एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ना है, वेक्टर ए है, ठीक, इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये क्या बनेगा, ए कॉस थीटा अलोंग द डायरेक्शन विद द थीटा, और एक जोन सी है परपेंडिकुलर टू द थीटा होगी जोन सी, वो क्या होगी, ए साइन थीटा। तो मैंने वेक्टर ए को ही दो पार्ट में तोड़ दिया दो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, और इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बोलेंगे, ठीक। इसी की अब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस आती हैं। फर्स्ट वन इज वॉकिंग ऑफ अ मैन वाइल वॉकिंग। अब ये क्या, फुट है एक इंसान का, ठीक है। जब इंसान क्या करता है, वॉक करता है ग्राउंड के ऊपर, तो वो क्या करता है, ग्राउंड को पुश करता है बाय अप्लाइंग सम फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और इन रिटर्न जो ग्राउंड है वो आपको फॉरवर्ड पुश देता है जिसकी वजह से आप आगे चलते हो। ये चीज़ें आपने न्यूटन के थर्ड लॉ में भी पढ़ी होंगी कि आप अपने पैरों से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुट करते हो, जो कि हम एक्शन कहते हैं, और इन रिएक्शन ग्राउंड भी आपके ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लगाता है जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हो। तो उसी में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं कि वाइल वॉकिंग मैन पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद अ फोर्स एफ, एंड इन रिटर्न ग्राउंड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट इज आर ऑन द फुट। यानी पैर ने ग्राउंड पे कौन सी फोर्स लगाई, एफ फोर्स लगाई, और ग्राउंड ने इन रिटर्न कौन सी फोर्स लगाई, आर फोर्स लगाई, विच वॉज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एफ। अब हम क्या करेंगे, इस आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, दैट इज आर कोस थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड आर साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ठीक। अब हमारा जो सा वर्टिकल आपका कंपोनेंट है आर साइन थीटा, वो तो क्या कर रहा है, वेट को, वेट उस जो इंसान का वेट है ना, मैन का वेट है, वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, दैट इज mg लग रहा है। और इस वेट को जो पूरा का पूरा नलीफाई कर रहा है या बैलेंस्ड कर रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, हमारा आर साइन थीटा। तो इसका तो कोई रोल नहीं है, ये दोनों एक कैंसिल हो गए। वैसे भी जो हमारा मोशन है वो क्या अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन तो है नहीं, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारे वैसे भी बैलेंस्ड होके क्या हो गए, जीरो हो गए, ठीक। अब क्या होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन है यानी फॉरवर्ड मोशन हो, वो क्यों, किसकी वजह से होगा, इस आर कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से होगा। और ये भी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा ये आर कॉस थीटा क्या होगा, फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। देखिए हमारी जो फोर्स है, जो कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, वो तो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राउंड और के अंदर एक और फोर्स होती है जो अपोजिंग फोर्स के तौर पे काम करती है, और वो कौन सी होती है, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा फॉरवर्ड मोशन हो तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। ओनली देन मोशन जो सा होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल होगा, ठीक। और नेक्स्ट इसी में हमारी एप्लीकेशन आती है
कि इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। आपने लॉन रोलर तो देखा ही होगा, उसे आप क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं। तो जब आप उसको पुश करते हैं ना, सॉरी पुल करते हैं, तो वो ईजिली पुल हो जाता है। लेकिन जब आप उसको पुश करोगे तो आपको बहुत फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश रादर टू पुल दैट इक्विपमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि ये किस तरह होता है, पुलिंग में क्या होता है और पुशिंग में क्या होता है। आपको लॉन मूवर आपका दिखाया गया है। अगर आप देखें, आप क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, यानी जो अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहाँ मान लीजिए आपने इसको होल्ड किया हुआ है और आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो फोर्स आपकी तरफ लग रही है। तो अब यही फोर्स क्या करेगी, अगर हम इसे दो उसमें कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, दैट इज़ एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और एफ कॉस थीटा आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप देखेंगे इस लॉन मूवर का ये जो कुछ वेट भी है जो ग्राउंड को पुश कर रहा है, ये विथ सम वेट विच इज़ एम जी लगा लीजिए, या डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। अब हम देखेंगे कि वही चीज़ इसको फॉरवर्ड मूव कौन करा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो दोनों क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही क्या करेगा, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो मोशन है उसको सस्टेन करेगा। तो इसीलिए जो आपका एफ कॉस थीटा है वो जो इफेक्टिव पुल है वो कम फोर्स लगानी पड़ेगी आपको इसे पुल करने में। नेक्स्ट इन पुशिंग की अगर हम लोग बात करें तो हम फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी आपके, ठीक। आपका जो कंपोनेंट है फिर फोर्स का कुछ इस तरह से आएंगे कि आपका जो एम जी है उसके साथ एफ साइन थीटा भी आएगा, यहाँ दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक। और जो आपका एफ कॉस थीटा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो जो इफेक्टिव वेट है रोलर का वो बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अब वेट जो उसका एक्चुअल एम जी था वो भी रहेगा, प्लस एफ साइन थीटा भी होगा। और हॉरिजॉन्टल के अंदर जो आपका वेट है वो कितना होगा, एफ कॉस थीटा होगा। नाउ ड्यू टू फ्रिक्शन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इफेक्टिव वेट। जितनी भी फोर्स हमें किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए चाहिए होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके इफेक्टिव वेट पे डिपेंड करती है। तो क्योंकि आपका जो पुशिंग है उस केस के अंदर जो इफेक्टिव वेट है वो रोलर का बढ़ जाता है, तो इसीलिए क्या होता है, आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है उसको पुश करने के लिए। जबकि ऐसा उसमें नहीं था, पिछले केस में पुलिंग में नहीं था, क्योंकि वहाँ इफेक्टिव जो आपका वेट था वो इंक्रीज़ नहीं हुआ था। तो इससे हम पता कर सकते हैं, मतलब इससे हमें पता लगता है, कंक्लूड होता है कि जो वी रिक्वायर मोर फोर्स इन पुशिंग देन इन पुलिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द क्या कहते हैं आपके वेक्टर्स पे। नेक्स्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करेंगे।